बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इस ऑपरेशन का कोई बहुत बड़ा मंतकी नतीजा निकलेगा, कितनी देर तक निकलेगा, कैसे ये ऑपरेशन चलेगा और ये फौरी तौर पे इस वक्त ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, पूरी डिटेल आपको इस व्लॉग में बताई जाएगी। और इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त है। इंडियन जो तजियाकार हैं उन सबकी मुत्तफिका राय है कि अगली मरतबा पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करेगा और कैसे करेगा, क्यों करेगा, कितने अरसे में करेगा। ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। मेरा ख्याल है अगर आप इसको सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान जो है उसने कितना गलबा हासिल कर लिया है। और इंटरनेशनली इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक सरगोशी गूंज रही है और वो ये है कि ट्रंप और मोदी के दरमियान फासला क्यों बढ़ रहा है, ट्रंप मोदी को पसंद क्यों नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इंडियंस भी सोच रहे हैं और उसके साथ साथ यूरोपियन और अमेरिकन भी। आज हम आपको ये बताएंगे कि ट्रंप मोदी को क्यों पसंद नहीं कर रहा, ट्रंप इंडिया को क्यों टाइट करता चला जा रहा है। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट आपके लिए ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसका जो लिंक है उसे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी। मैं नाज़रीन पहली स्टोरी पे आने से पहले कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमारी आर्मी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था। एक खास जत्था था जो फजूल किस्म की बातें और बकवास कर रहा था और यकीन माने दिल जलता था यह देख के कि अपने ही लोग अपनी ही फोर्सेस के बारे में क्या फजूल बकवास कर रहे हैं। मतलब मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहा, इससे बेहतर जो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। लेकिन उसके बाद क्या होता है आपको याद होगा, बहुत ही करीब की बात बताने जा रहा हूँ। कल हमने एक व्लॉग किया था जिसमें चौधरी साहब ने जिक्र किया था इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में। 5 चीज़ें आपको बताई थी, लेकिन उसमें 2 चीज़ें ये स्पेशली मैटर करती हैं और आज मैं इनका जिक्र करने जा रहा हूं कि जब अल्लाह ताला चाहता है और किसी को इज्जत देता है तो उस वक्त फिर होता है फील्ड मार्शल, और जब अल्लाह ताला ने किसी को जिल्लत देनी होती है तो फिर होता है कोर्ट मार्शल। तो ये फर्क होता है वक्त का, ये फर्क होता है शायद नीयत का कि जब आपकी नीयत बेहतर होती है तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। इस वक्त पाकिस्तान माशाल्लाह कामयाबियों के ज़ीने तय कर रहा है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब हम आ जाते हैं स्टेट अपनी स्टोरी के ऊपर। सबसे पहली स्टोरी जो है हमारी, ट्रंप जो है उसने समझा हुआ है नरेंद्र मोदी को, कोई गुल्ली डंडा उसके साथ खेल रहा है, उसे गुल्ली समझा हुआ है, उठा उठा के फेंक रहा है। चक्कर क्या है, इतनी दूरियां क्यों? अब देखो, ट्रंप की 2 मजबूरियां थी नरेंद्र मोदी के लिहाज से। एक तो ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका के अंदर और उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अमेरिकन नेशनल हो चुके हैं और साथ साथ बहुत लोग हैं इंडियंस जो अमेरिका के अंदर हैं। फिर वो पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, बिजनेस के अंदर आ गए, जो टेक गुरु हैं सारे, उनके जो सीईओज़ हैं वो सारे इंडियंस हैं। तो वो इसलिए भी मोदी उसकी मजबूरी था कि वो वोट्स लेने थे उसने। दूसरा ये कि टेक कंपनीज़ को यूज़ करना है और उनके प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, इसलिए वो उन इंडियंस अमेरिकन को खुश करने के लिए वो नरेंद्र मोदी के करीब था। लेकिन अब वोट्स उसने ले लिए, जीत गया वो, और अगली मरतबा उसने प्रेसिडेंट बनना नहीं है क्योंकि 2 मरतबा प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के अंदर। तीसरा अगर उसने इलेक्शन लड़ना होता तो मोदी के साथ अपनी दोस्तियां, अपनी पिंगे बढ़ा लेता। ठीक है। और दूसरा जो रीज़न है ट्रंप का मोदी के साथ, मोदी की तरफ माइल होने का, वो ये था कि अमेरिका ये चाहता था कि इंडिया चाइना के सामने खड़ा हो, तो एक बड़ा मुल्क क्रिएट किया जाए जो इकोनॉमिकली चाइना को नुकसान पहुंचाए और जो मिलिट्री के लिहाज से, दिफाई लिहाज से चाइना को नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए अमेरिकन पुश कर रहे थे इंडिया को कि वो इकोनॉमिकली इतना बड़ा मुल्क हो जाए कि चाइना थ्रेट फील करे। तो देखें ना, जो आईफोन है, आईफोन सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर बनता था। तो टिम कुक ने साउथ इंडिया में फैक्ट्रीज लगाई टाटा के साथ मिलकर और $22 बिलियन के वो एक्सपोर्ट करने लगे आईफोन साल के अंदर, 1 साल के अंदर। तो एक पैरेलल उन्होंने एक सेटअप क्रिएट कर लिया था इंडिया के अंदर। तो इसी तरह दूसरी कंपनीज जो चाइना के अंदर काम कर रही थी वो वहाँ से निकल के इंडिया के पास आ रही थी। उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर भी चीप लेबर है, पढ़े लिखे लोग हैं और अमेरिकन जो है इकोनॉमिकली इंडिया को सपोर्ट करके उसको एक बड़ा चिन्ह बनाना चाहते थे ताकि चाइना का मुकाबला किया जा सके। फिर यूरोपियन ने अमेरिकन से असला देना शुरू कर दिया। इनको उनका ख्याल ये था कि 14 लाख फौज है और ये फौज ज़ाहिर है पाकिस्तान इररिलेवेंट हो गया, छोटा मुल्क है, अब इसके साथ तो लड़ना कोई नहीं है। चाइना के लिए इनको तैयार करें, इक्विप्ड करें ताकि चाइना का मुकाबला कर सकें। तो पाकिस्तान को उन्होंने इररिलेवेंट सा फील किया। मोदी पहले कह रहा था, इंडिया पहले कह रहा था, वेस्टर्न ताकतों ने भी कहा कि इररिलेवेंट है, इसको छोड़ दो। अब इसकी जो तोपें हैं, इसका जो रुख है वो चाइना की तरफ आप शिफ्ट कर दो ताकि ये चाइना को आंखें दिखाता रहे। लेकिन 2 काम हुए जिसकी वजह से अब ट्रंप जो है उसका दिल टूट गया। एक तो अब उसने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना, उसको डायस्पोरा की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा उसने देख लिया इस जंग के अंदर कि 2019 में उस वक्त भी ट्रंप वहाँ प्रेसिडेंट था अमेरिका के अंदर और हमने उनके जहाज खड़का दिए 2 और उसके बाद उनके पायलट को भी यहाँ। तो उस वक्त भी अमेरिकन सोचा शायद कि दाव लग गया इनका, बाजुकात हो जाता है, छोटी आर्मी जो होती है वो भी बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम देती है। तो उन्होंने इसको सीरियसली लिया। ठीक है। इस मरतबा उनका ख्याल ये था कि इंडिया पाकिस्तान को पीस के रख देगा, इकोनॉमिकली पाकिस्तान पिसा हुआ है और IMF की अगली किस्त के लिए यहाँ पे एरिया कर रहा है। इमरान खान साहब का बहुत बड़ा यहाँ पे एक फिनोमेना डेवलप हुआ है, एंटी फौज सेंटिमेंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर और इसके साथ फौज के खिलाफ एक नफरत भी पाई जाती है। बैनुल अक़वामी तौर पर फौज को बदनाम भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ बाकायदा बैनर्स लगाए जा रहे हैं और होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं और बाहर एक कंपेन हो रही है सारी। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तानी फौज मुकाबला नहीं कर सकेगी इंडिया का। तो ये उनका ख्याल था, इसलिए उन्होंने खुल दी हुई थी मोदी को। और इवन जेडी वैंस जो है वो ये तक कहने पे मजबूर हो गया कि इट्स नॉट आवर बिजनेस है कि जी हमें तो वही फाड़ में जाए, दोनों लड़ लें। उनका ख्याल ये था कि इंडिया पीस के रख देगा पाकिस्तान को। दमाजी उनका साथ दे रहा है। हाँ, और इस साइड से जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है
उसने तो छक्के छुड़ा दिए बिल्कुल सबके, और ट्रंप का आइडिया चेंज कर गया, ट्रंप का विजन बदल कर रख दिया उसने। उसने कहा कि यार ये तो छोटी सी फौज है और थोड़े से रिसोर्सेज के साथ इन्होंने कमाल कर दिए, इन्होंने नाक रगड़ के रख दी उसकी, हिलने नहीं दिया उसको, और दौड़ के हमारे पास आया कि मुझे बचाओ। तो असल तो प्लेयर ये है बजाय इसके कि इंडिया की तरफ। तो एक तो वो मायूस हो गया है कि इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है। दूसरा, चाइनीज टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाई, उससे उनको पता लगा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ तो इंडिया मुकाबला नहीं कर सकता, हम मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे यूरोप के अंदर इस वक्त बहस चल रही है कि अगर कल को रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी आई थी, रशिया चाइना से टेक्नोलॉजी खरीद लेता है, तो हम जो यूरोपियन है हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हम तुम्हारे जाएंगे। पूरे यूरोप के अंदर ये डिबेट चल रही है इस वक्त। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से एक तो फासले पे। और दूसरा, उसे ना वो वैसे नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता पर्सनली भी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो एक डिफरेंट आदमी है। वो एक स्नापिश आदमी होते हैं, या एक ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको फोबियाज होता है, तो उनको उसको फोबियाज बहुत आता है। बस आप इलान मस्क वाला वाकया आपको याद होगा कि वो अपने छोटे बेटे को लेके आ गए तो ओवल ऑफिस में, और वो बच्चा जो था ना, उसने नाक में उंगली डाल के बाद में उसने टेबल के साथ साफ कर दी, और वो जाते ही जो ही वो लोग बाहर गए तो उसने अब 150 साल पुरानी जो प्रेसिडेंट की जो टेबल है उसको चेंज करवा दिया ट्रंप ने। यानी ट्रंप उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। तो ट्रंप इस लिहाज से डिफरेंट आदमी है। और दूसरा, वो किसी के साथ बगलगिर नहीं होता, उसको बड़ी नफरत है इस चीज से, हाथ भी वो बहुत कम मिलाता है। और ये तो जफियां डाल रहा होता है। अब नरेंद्र मोदी जो है ना, उसका स्टाइल ही अजीब सा है। वो जाके एक तो जफा डाल देता है, फिर पपियां ले लेता है दूसरे बंदे की। और ट्रंप जो है ना, इस चीज से बहुत इरिटेट करता है। आप देखो कि जितनी मर्तबा नरेंद्र मोदी ट्रंप को मिला है, वो पपी से बचने की कोशिश करता है ट्रंप। उसके चेहरे पे नागवारी होती क्योंकि वो नहीं दिल को, और वो जाते ही माई फ्रेंड करके उसके साथ चिमड़ जाता है और उसको फिर थपकी दे रहा था जैसे बच्चों की तरह ना। तो इस चीज को माइंड करता है ट्रंप। और मोदी जो है ना, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सका इस चीज को, जब भी मिला। इसी तरह अगर आपको याद होगा, जो पिछला टर्न्योर था ट्रंप का, और जो मोदी ने स्टेडियम बनाया था, तो वहाँ वो ट्रंप को लेके गया तो हाथ पकड़ा हुआ था उसका। अब यूरोप और अमेरिका के अंदर दो मर्दों का हाथ पकड़ना बहुत मायूब समझा जाता है। वैसा लगता है दोनों गेज है, क्योंकि ये प्रिविलेज सिर्फ यूरोप और अमेरिका के अंदर गेज को होते हैं, कोई एक दूसरे के हाथ पकड़े चल रहे होते हैं, वो बहुत बुरा मनाया जाता है। तो अब मोदी जो है ना, उसका हाथ में हाथ डाला हुआ, उसको खींच के ले गया। और आप उसकी आज भी फुटेज निकाल के देखें, उसके चेहरे पर नागवारी है और वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी खींची जा रहा है। तो मोदी का जो स्टाइल है ना, बड़ा वाहियात है। तो इतना वाहियात है, कोई चिमड़ जाएगा बंदे को, थपकी लेना शुरू कर देगा, पपी लेनी शुरू कर देगा उसकी, और फिर हाथ भी उसके गीले होते हैं, वो भी ठोक देता है दूसरे। तो इस टाइप को ना ट्रंप पसंद नहीं करता। तो ट्रंप पहले भी इसको अच्छा नहीं समझ रहा था। ठीक है। तो वो आप ये समझते हैं अनकंफर्टेबल था इसके साथ। अब दूसरा, ये पाकिस्तान इररिलेवेंट कर दिया इंडिया को, ये वाला। और तीसरा ये है कि उसने तीसरा इलेक्शन लड़ना को नहीं है, अब उसे उनके वोट्स की जरूरत नहीं। टेक के सारे लोग अब वैसे ही उसके साथ हैं, पास हैं। उसको वो जो सीईओज इंडियन सीईओज हैं, अब वो मैटर नहीं करते ट्रंप के लिए। और इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई है ना इंडिया की, इसके अंदर एक और नई चीज डेवलप हुई। वो चीज ये कि पाकिस्तान ने 100% सच बोला है। पाकिस्तान ने किसी जगह झूठ का सहारा नहीं लिया। और इंडिया का कमाल ये है कि उसे सारी जंग के दरमियान एक जगह भी सच नहीं बोला। हाँ जी। वो मुसलसल झूठ बोल रहा है, अभी तक बोल रहा है। मतलब देखें ना जी, वो जो ड्रोन्स थे, अब वो पूरी दुनिया के सैटेलाइट देख रहे हैं कि यार उनके अपने ड्रोन्स आ रहे हैं, अपने ड्रोन गिरी जा रहे हैं। पाकिस्तान ने उनके सिग्नल जैम कर दिए हुए हैं, वो इस तरह चील की तरह नीचे गिर रहे हैं, चिड़ियों की तरह नीचे गिर रहे हैं। और इंडिया जो है ना, बहुत ज़्यादा सीना चौड़ा करके 54 इंच की छाती फुला के चल रहा है। फिर उनके जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस उनका सबसे बड़ा मिसाइल है, उन्होंने वो चला दिया, और वो पाकिस्तान ने अंदर ही गिरा दिए, उड़ने नहीं दिए, और वहीं पे वो गिर गए सारे। तो वो पूरी दुनिया देख रही है, जहाज आपके गिरे हुए हैं यार, मान आप रहे नहीं, पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स में आ गया आपका। दूसरा ये है कि आपकी एयर स्ट्रिप्स टूट गई हुई हैं, तबाह हो गई हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आप उनको कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। पाकिस्तान के आपने एक जो यूएई के सुल्तान है, उनका पर्सनल जो एयरपोर्ट है, उसको तबाह करके आप कह रहे हैं देखिए हमने बड़ा कारनामा एयर बेसिस 3 आप ऐसे एयर बेसिस का नाम ले रहे हैं जो है ही नहीं। और पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स हैं यार, अंधे हैं। और मीडिया जो और आपका बकवास करी जा रहा है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और उसके बाद सो फार सो आप ये कह रहे हैं कि जी अमेरिका का रोल ही कोई नहीं था इस सारे मामले में, ये तो हमने खुद सेटल किया आपस में, पाकिस्तान और इंडिया ने, और हमने साल से कोई नहीं करने। तो ये सारी चीजें जो है ना, ट्रंप को बड़ी बुरी लग रही हैं। और इस वजह से वो उसने डिस्टेंस पे आ गया, और डिस्टेंस पे आके अब उसने पहले सिर्फ बयान देता था कि मैंने सीज फायर करवाया, अब उसने ठोकना शुरू कर दिया इंडिया को। ठीक है। उसने ये जो ट्वीट है ना पिछली, मेरा ख्याल है इसका बड़ा नतीजा निकलेगा। इंडिया में तो सफे मातम बिछी हुई है। वहाँ पे आप शेयर मार्केट देखें, मंडे को जब शेयर मार्केट खुलेगी फिर आप उसको देख लीजिए नतीजा क्या निकलता है। शोएब साहब, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहा हूँ, लोग बार बार अब एक सवाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने कहा कि हमने पाकिस्तान में तबाही मचा दी है, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान में अगर तबाही है तो वहाँ पे शादियाने क्यों बज रहे हैं? जिस घर में जनाजा होता है वहाँ पे खुशियां क्यों हैं? और जहाँ पे खुशियां होनी चाहिए वहाँ लोग रो क्यों रहे हैं? अब आम आदमी ये सवाल करना उनसे शुरू हो गया। और एक ऐसा जश्न मनाया इंडिया जो 3 दिन बाद मनाया। पहले 3 दिन सन्नाटा रहा है, तो ये कौन सी कामयाबी है यार? फौरी तौर पर अपने जश्न मनाना होता है, उससे इंडिया के साथ जाती है। 3 दिन बाद तो बगले। एक चीज मैं मुतरफ हूँ इंडिया का, जो उन्होंने बहुत तसलसल के साथ किया। मैं यकीन मानिए बात बिल्कुल ठीक है। 2019 में पिटे, ठीक है, फ्लूक, कोई फ्लूक कहेगा ना। 19 को चलें आगे आ जाते हैं। 6 से 7 की तारीख को 6 जहाज गिरवा दिए, छक्का मरवा दिया पाकिस्तान से, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख को हमने उन्हें बजाया, टिका के पता लगा पूरे इंडिया में गूंज सुनाई दी, फिर तो तसलसल से बज रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये इंडियन फिल्म का एक था ना डायलॉग, उसने कहा मुझे तो मंदिर का घंटा ही बना लिया है, जो आता है बजा के चला जाता है। तो ये तो बनता है। ट्रंप अब कहां से साथ देगा आपका यार? को परफॉर्मेंस तो दिखा देते। चले जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत इंपॉर्टेंट है जी हमारी। इंडिया जी कहता है, ये बहुत ही फजूल किस्म की बकवास करता है जी। उनके मुख्तलिफ मिनिस्टर्स और इवन उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पे रखा हुआ, अभी हम पाकिस्तान को देख रहे हैं क्या करेगा। अबे तुम होते कौन हो? इस दफा आपके अंदर अर्नब गोस्वामी की रूह आती है एक बार थोड़ी देर के लिए।
चौधरी साहब वो बदरूह है, वो रूह नहीं है, ठीक है। अभी मसला ये है जी कि इस सवाल का जवाब, ये जो पाकिस्तान पे जी बार बार कह रहा है जी कि हम आपको देख रहे हैं और ये है और वो है, मतलब होता है ना कि जबरदस्ती का एक रोब जमाना के लिए पिटने के बाद भी हमारे नहीं है, तो इस लिहाज से कुछ अपना जस्टर दे रहे हैं। लेकिन इस चीज का जवाब कौन दे रहा है? वो इंडिया के अंदर से आ रहा है, उनके टॉप एनालिस्ट दे रहे हैं। ये डिटेल से स्टोरी बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब के पाकिस्तान अब क्या बन चुका है। अब इंडिया के अंदर बहुत सारी आवाज़ें हैं, जैसे कि मेजर गौरव आर्या की आवाज़ है, इसके साथ साथ बरखा दत्त की आवाज़ है, फिर इसके साथ साथ अर्नब गोस्वामी की आवाज़ है। तो ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं, ख़वातीन भी हैं कुछ इनकी, और इसके साथ साथ एक परवीन साहब जो है ना, उसकी भी आवाज़ है। तो मैं परवीन साहब का जो देखता हूँ ना वी लॉग, यार वाकई बड़ा ज़बरदस्त होता है, कोई शक नहीं, और बड़ा बंदा ना खुले दिल के साथ। मैं हैरान हूँ कि इंडिया के अंदर सर्वाइव कैसे कर रहा है ये बंदा, और बड़ा लॉजिकल और पूरी मालूमात के साथ, और क्योंकि बड़ा डिफेंस एनालिस्ट है, खुद भी एयरफोर्स के अंदर आया है, मेरा ख्याल एयरफोर्स के अंदर ही रहा है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त नबी तुली बात करता है। तो करण थापर के साथ उसका इंटरव्यू था। करण थापर भी बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। वो एक ऐसा जर्नलिस्ट है कि जिसने मोदी को, जब वो सीएम था तो उठा दिया था सीट से सामने, मोदी ने अपना माइक उतार के तो चला गया था। वो बड़ा मशहूर इंटरव्यू उसका हुआ। लेकिन ये भी दबने वाला आदमी नहीं करण थापर भी। तो करण थापर के साथ उसका इंटरव्यू था, परवीन साहब का। तो उसने बड़ी दिलचस्प बात की। उसने कहा देखें, कोई भी मुल्क जब कोई टेक्नोलॉजी किसी के हवाले करता है, दूसरे मुल्क के हवाले, तो ज़रा लोअर ग्रेड की टेक्नोलॉजी देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कल अगर ये मेरे खिलाफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई तो मेरा एज होना चाहिए इसके ऊपर, बजाय इसके कि वो मेरे जहाज़ या मेरे मिसाइल मुझे फटका दें। तो चाइना जो है उसने कहा कि वो ज़ाहिर है J10 उसने बनाया, तो J10 उसने दिया, लेकिन J10 से आगे की उनके पास टेक्नोलॉजी थी, जो J31 है अब टेक्नोलॉजी। और J31 जो टेक्नोलॉजी उसने दुनिया के लिए बनाई हुई है कि उसको बेचा जा सकता है, स्टेल्थ फाइटर। उससे ऊपर उसने कहा जो उसने अपने लिए रखी हुई है वो है J35A, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको स्टेल्थ फाइटर जेट कहते हैं, और ये लेटेस्ट है। और इससे आगे J36 है जो अभी बनाया जा रहा है, और उसका ज़ाहिर है उन्होंने मशक़ें तो कर दी हैं, लेकिन अभी उसको बेचने के लिए मार्केट नहीं, वो भी प्रोटोटाइप। तो J35A जो है ना उसने अपनी आर्मी के लिए बनाया, अपनी एयरफोर्स फोर्स के लिए बनाया। तो चाइना इस मरतबा J35 पाकिस्तान को दे रहा है, यानी वो जो उसने अपने लिए बनाया हुआ वो पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं। साथ साथ उसने कहा कि पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम है HQ9, और चाइना का जो लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है वो है HQ19 यानी 19। तो अब उसने अपने लिए रखा हुआ है, जाहिर है इसलिए कि चाइना की हिफाजत कर सके। लेकिन चाइना फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा है कि वो HQ19 पाकिस्तान के हवाले कर रहा है, और बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम है, और इसका भी कोई तोड़ दुनिया में निकला ही नहीं। फिर इसके साथ साथ उसने कहा कि एक उसके पास टेक्नोलॉजी है चाइनीज़ के पास, उसको कहते हैं ड्रोन स्किलर टेक्नोलॉजी। तो ये ड्रोन स्किलर सिस्टम जो है वो ये है कि माइक्रोवेव से चलता है। जैसे माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं ना, आप जब उसके अंदर चीज़ रखते हैं तो हीट से चीज़ों को पिघला देते हैं या फिर चीज़ों को गर्म कर देते हैं, या चीज़ों को हीट अप कर देते हैं, जैसे आप माइक्रोवेव। तो एक टेक्नोलॉजी है माइक्रोवेव्स की, वो इस तरह है कि एक सिस्टम है जो दोनों साइडों से माइक्रोवेव्स क्रिएट करता है, और उसके दरमियान जो चीज़ भी होती है वो जल के भस्म हो जाती है। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि जब किसी जगह पर वो सिस्टम लगाएंगे तो उसके दरमियान ड्रोन्स होंगे, या उसके दरमियान मिसाइल्स होंगे, या उसके दरमियान जहाज होंगे, पिघल जाएंगे फौरी तौर पर, दबाव हो जाएंगे, गिर जाएंगे, जो भी हो। और ये जो होगा ना, ये आप समझें कि सैकड़ों की तादाद में, मसलन अगर फर्ज करेंगे 500 ड्रोन्स उड़ रहे हैं और आप अपनी माइक्रोवेव सिस्टम को एक्टिव करते हैं तो 5 से 500 ड्रोन्स को उड़ा देगा। जिस एरिया में करेंगे वहां वो खत्म कर देगा। जिस एरिया में उसके अंदर कोई चीज़ भी होगी जो फिजा के अंदर सब खत्म हो जाएगी। ये भी पाकिस्तान को मिल रहा है। और ये जो है ना चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया ड्रोन किलर सिस्टम, ये भी वो पाकिस्तान को दे रहा है। और अगर ये पाकिस्तान को मिल जाता है तो इंडिया के अंदर वो मत मार के रखते हैं। फिर उन्होंने कहा जी एडवांस रेडार सिस्टम है उनका, वो एडवांस रेडार सिस्टम दे रहा है पाकिस्तान को। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजीज उसने इवॉल्व की हुई जो अभी तक दुनिया के पास है नहीं, वो भी पाकिस्तान के हवाले कर उनको ट्रेनिंग दे रहा है। और जो PL-15 है जो उन्होंने अपने लिए बनाया हुआ है, ये 300 किलोमीटर की रेंज है उसकी, तो वो उसने बनाया था अपने लिए। जो दुनिया को में बेच रहा है वो है 145 किलोमीटर की रेंज में, लेकिन उसने पाकिस्तान को जो दिया वो 300 किलोमीटर की रेंज का दिया। इसीलिए उसने इंडिया के 6 त्यारे गिरा दिया, और जो उनके डिफेंस सिस्टम बाकी सब उड़ा के रख दिए जहाँ जहाँ ये मिसाइल गिरा। तो वो उसने अपना वर्जन उसको दिया था पाकिस्तान को। तो वो कह रहा है कि जो वर्जन उसने अपने लिए क्रिएट किए हुए हैं अब वो पाकिस्तान फौज के हवाले कर रहा है। और जो ही पाकिस्तान के पास आ जाते हैं तो अगली मरतबा पाकिस्तान ने इंतजार नहीं करना कि इंडिया के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होगा, फिर वो मोदी साहब धमकी देंगे, फिर अपनी फौजों को मूव करेंगे, फिर उसके बाद उनके फाइटर जेट्स आएंगे, पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारेंगे और पाकिस्तान जो अपना सिर्फ दिफा करके रह जाएगा। बल्कि उसके बाद ऐसा होगा कि कोई भी वाक़या अगर पाकिस्तान के अंदर पहलगाम जैसा पाकिस्तान के अंदर होता है, या जाफर एक्सप्रेस जैसा वाक़या होता है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान उसका बदला लेगा और वो इंडिया के ऊपर हमला करेगा। और उससे कहा ये गेम 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की है। तो अगली मरतबा जो होगा ना ये पाकिस्तान की तरफ से आएगा और वो खड़का के रख देंगे पूरे इंडिया को। तो उस पर उसने कहा कि हमें आंखें खोल लेनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ सेटलमेंट करना चाहिए। तो मुझे वैसे उसका ये तजिया बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो बंदा बड़ा ठीक गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास भी नहीं थी। तो अब अगर हमारे पास नहीं है तो खुद आप इसका अंदाजा लगा लें कि जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनके बगैर हमने ये कर लिया। अच्छा, दूसरा उसने कहा कि ये जो कन्वेंशन वार है ना उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी फौजों को मूव करना बॉर्डर्स पे पहुंचाने के लिए सिर्फ 48 घंटे चाहिए होते हैं, और इंडिया जो है उसको अपने सेंट्रल इंडिया से अपनी फौजों को महाज पे भेजना, सरहद पे भेजने के लिए 1.5 से 2 हफ्ते चाहिए। तो 1.5 से 2 हफ्ते बड़ी स्पीड से अगर उनकी फौजें निकलें तब जाके वो जाके बॉर्डर पे पहुंचती हैं। पाकिस्तान 48 घंटे में अपनी फौज को वहाँ ले आता है। और उसके साथ साथ अगर ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी मिल जाती है और अगर उनको ये पता चल जाए कि हमारे पास जो टेक्टिकल वेपन्स हैं वो किस किस्म के हैं और वो नसर मिसाइल के ऊपर जो है किस तरह लगते हैं और वो क्या करते हैं, तो मेरा ख्याल है इंडिया
के नर्व्स ही रह जाएंगे। तो मोदी साहब को चाहिए कि परवीन साहब जो है उसकी गुफ्तगू पे गौर करे, तवज्जो दे। तो ये खुद उसने कमाल कर दिया और मैं हैरान हुआ, यकीन करें कि जो हमें जिस चीज़ का नहीं पता वो इंडियन जो दफाई तजियाकार उनको पता, इतनी डिटेल से उसने सब कुछ ये बताया। ठीक है, तो नाज़रीन थोड़ा सा पाकिस्तान का वर्जन भी आपको बता दें कि ये जो फरमा रहे हैं ना कि प्रोबेशन पे आपको रखा हुआ, तो पाकिस्तान तो कह रहा है पानी बंद किया तो सांस बंद कर देंगे, और पाकिस्तान तो फिर ये कह रहा है जी कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी, दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत भी करने की कोशिश की तो खैर इंडियंस ने शौक दोबारा पूरा करना है तो कर लें। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी हमारी जी, स्टोरी है जी बलूचिस्तान के हवाले से। इस दफा जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो पहले वाले ऑपरेशन से बहुत डिफरेंट है। ये वैसा ऑपरेशन नहीं होगा जो आपने देखा, इसके अंदर क्या खास होगा ये स्टोरी मैं आज आपको बताता हूं। एक तो ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है, 7 लोग तो मार दिए गए बीएलए के पकड़ के, बल्कि उनको सामने जब वो फाइट कर रहे थे तो उनको उड़ा दिया। तो ये अगर हम ये कह रहे हैं ना ऑपरेशन शुरू होने वाला है, तो ऑपरेशन शुरू हो चुका है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरा, जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो 2 किस्म के ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन ये होता है कि आप दुश्मन को पकड़ते हैं, और जब पकड़ते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि वो खुद बताता है आपको कि बाकी कौन है, कहाँ है, किस तरह है, कहाँ ठिकाने हैं, कहाँ हमारे हथियार छुपे हुए हैं, वगैरह वगैरह, ये कौन ट्रेनिंग दे रहा है। और फिर उनको पकड़ के उसके बाद ज़ाहिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले किया जाता है, पुलिस के हवाले किया जाता है, फिर उनका ट्रायल होता है, और ट्रायल के बाद उनको सजा होती है। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। और जो दूसरा ऑपरेशन होता है ना फौजी ऑपरेशन, उसके अंदर ना किसी को गिरफ्तार किया जाता है, ना उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। वो सीधी सीधी जंग है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी। उसको कहते हैं बेरहमाना ऑपरेशन, कि जिसके अंदर कोई रहम नहीं है, बस आपके सामने आ गया और आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसने आपके साथ लड़ने की गलती कर ली है तो बस उसको उड़ा दें। तो इस मरतबा जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक लड़ाई हुई थी। तो ये बेरहमाना इस मरतबा ऑपरेशन है जिसमें किसी के साथ कोई रायत नहीं की जाएगी। बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाकई दहशतगर्द है और पाकिस्तान के मासूम लोगों को कत्ल करने में मुलव्वस है, या जैसे खुजदार का वाक़या है उसके अंदर इसकी कोई ड्यूटी लगी हुई थी या उसमें इसने कोई किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन था इसका, तो बस पाकिस्तान ने फटका देना है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो वेव चल रही है ना इस वक्त 10 मई के बाद, उस वक्त तो सारे फौज और पूरी नेशन इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, और इसी वेव के अंदर अंदर मुझे लगता है कि आर्मी दोनों जगहों से दहशतगर्दी को खत्म कर देगी, बलूचिस्तान से भी और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से भी। तो ये बड़ा तेजी से ऑपरेशन जारी है और आने वाले दिनों में देखना बड़ी स्पीड पकड़ेगा। ईरान के साथ मामला पाकिस्तान ने सेटल कर लिए हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए। तो ईरान पीछे हट जाएगा अगर किसी जगह पे अगर सपोर्ट कर भी रहा था, क्योंकि अब पाकिस्तान की पोजीशन मुख्तलिफ है। पहले ईरान भी छोड़ा होकर करता था ना, लेकिन अब डिफरेंट सूरत है। तो चाइना के अंदर अफगानिस्तान को भी सेटल कर लिया पाकिस्तान ने, तो अब अफगानिस्तान से भी जो सपोर्ट मिल रही है टीटीपी को और पीएलए को वो भी खत्म हो जाएगी। ईरान से भी पीएलए और टीटीपी की सपोर्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब पाक फौज है और एक गवर्नमेंट की रिट है और एक हार्ड स्टेट है जो ज़ाहिर बनाना चाह रही थी हमारी स्टेट। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 महीने की गेम है, इसके अंदर अंदर बिल्कुल बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा दोनों क्लीन होंगे, फड़का के रख देंगे अभी। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि एक वीडियो सामने आई बलूचिस्तान में खुजदार के वाक़े पे, जिस